हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में जो हम सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है फर्स्ट दैट इज जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेट आयन देयर इज अ, यहां पर फोर ऑप्शन, यहां पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर हमें बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। सेकंड, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। देन थर्ड स्टेटमेंट, लीनियर अनसिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। एंड फोर्थ, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो डाइक्रोमेट का क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्रोमियम जो है उनके बीच में एक ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रहा हूं। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 2-, ये डाइक्रोमेट होता है आयन। तो इसके अंदर क्रोमियम और क्रोमियम दूसरा एटम जो है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम होता है। और यहां पर अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल का, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है CrO-Cr बॉन्ड एंगल, इट इज 126 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो ये जो CrO बॉन्ड है, ठीक है, टर्मिनल जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके साथ में जो क्रोमियम का बॉन्ड है दैट इज 163 पिकोमीटर, ठीक है। और यहां पर जो ये ब्रिज्ड ऑक्सीजन है इसका क्रोमियम के साथ में जो बॉन्ड है दैट इज ऑफ 179 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी के अंदर हमें गिवन है। अब हम चेक करते हैं, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। क्या यहां पर ये लीनियर बॉन्ड बन पा रहा है क्या? यहां पर 126 डिग्री का अगर एंगल होगा तो ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर ये बेंट होगा। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr, तो यहां पर ये 179 पिकोमीटर का है, तो ये वाला भी क्या होगा, 179 पिकोमीटर होगा, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर है और सिमेट्रिकल भी है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यहां पर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर अनसिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड, ठीक है। तो लीनियर वर्ड आ गया, तो लीनियर तो ये है ही नहीं और अनसिमेट्रिकल भी नहीं है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं नॉन लीनियर अनसिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड। तो यहाँ पर नॉन लीनियर जो है वो तो ठीक है, लेकिन अनसिमेट्रिकल ये नहीं है, ये सिमेट्रिकल बॉन्ड है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो केवल और केवल यहाँ पर जो करेक्ट है दैट इज नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO-Cr बॉन्ड यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम, और यहां पर हमें जो ऑप्शंस गिवन है उसमें फर्स्ट में दिया हुआ है +3 to +1, सेकेंड ऑप्शन +6 to +3, थर्ड ऑप्शन +2 to +1 एंड फोर्थ ऑप्शन +6 to +2। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जेईई मेन 2023 का ये क्वेश्चन है। डाइक्रोमेट आयन जो होता है Cr2O7 2-, ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है बिहेव करता है। तो यहां पर एसिडिक मीडियम जो होता है उसके अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Cr3+ के अंदर, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, बिकॉज यहां पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और ये एवरी क्रोमियम एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसके साथ में ये रिएक्ट करेगा केमिकल रिएक्शन में उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा।
तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 से किस में जा रहा है, +3 के अंदर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ, +6 से +3, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्रोमिल क्लोराइड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमियम इज सेम एज इन, और यहां पर जो है हमें ऑप्शंस में कुछ आयंस दिए हुए हैं, तो हमें चेक करना है कि इसमें जितने डी इलेक्ट्रॉन है क्रोमिल क्लोराइड के अंदर उतने ही किसमें होने चाहिए, इनमें से किसी गिवन एक के अंदर उतने ही डी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां पर क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। क्या होता है, CrO2Cl2। तो अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हमने क्रोमियम का मान लिया X, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होगा -2, दो ऑक्सीजन एटम है कितना हो जाएगा -4, एक क्लोरीन एटम का -1, दो क्लोरीन एटम का कितना हो जाएगा -2, और टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 होगा, तो X की वैल्यू कितनी आएगी +6। ठीक है, इसका मतलब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, यहां पर +6 होता है। अब क्रोमियम में अगर +6 होगा, ठीक है, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1। तो अगर यहां से 6 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो निकाला जाएगा 4s से, और 5 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे 3d से। तो अगर मैं Cr+6 बनाता हूं, ठीक है, तो यहां पर 3d में भी 0 इलेक्ट्रॉन और 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, d इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसके अंदर, क्रोमिल क्लोराइड के अंदर। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से किसके अंदर d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टाइटेनियम 3। ठीक है, तो टाइटेनियम +3 बनाने के लिए हमें पहले टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। टाइटेनियम क्या होता है, स्कैंडियम के बाद में आता है, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2 4s2। क्या हो जाएगा, 3d2 4s2। हमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव किए जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से रिमूव किया जाएगा। तो यहां पर इसका Ti3+ जो है वो क्या बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका, आर्गन 3d1। ठीक है, तो यहां पर d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, d इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू आ रहा है 1। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्या पूछा है कि क्रोमिल क्लोराइड में d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम में उतना ही होना चाहिए। यहां पर भी तो d इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 निकला है, लेकिन यहां पर आ रहा है 1, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है Fe3। Fe3 का मतलब क्या हो गया, Fe3+। तो पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से रिमूव किया जाएगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया जाएगा, तो ये बन जाएगा Fe3+। Fe3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन अब हमें अब मिल रहा है, दैट इज 3d5 4s0। ठीक है, तो यहां पर d इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, यहां d इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5। ठीक है, तो 0 आना चाहिए था लेकिन 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेडियम 4 की। वेनेडियम 4 का मतलब क्या हो गया, +4। ठीक है, तो थर्ड यहां पर हमें गिवन है वेनेडियम। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। आर्गन 3d3 4s2। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, वेनेडियम +4 बनाना है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 2 यहां से रिमूव करेंगे, 2 यहां से रिमूव करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, वेनेडियम +4 अगर हम बनाएंगे तो दैट इज आर्गन, देखिए 4 हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3d में 1 बचेगा। ठीक है, और 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहां पर भी 1 आ रहा है।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो हमें पता लग गया कौन होगा 4, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैग्नीज, ठीक है। अब मैग्नीज जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, Mn+7 बनाना है, Mn+7 बनाना है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करेंगे 4s में से और 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3d में से। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा दैट इज आर्गन 3d0 एंड 4s में भी 0। तो यहां पर डी इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं 0, जो कि किसके बराबर है क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम में जितने डी इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर हमें मिल रहा है। तो ये वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्रोमिल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जेईई में 2023 में पूछा हुआ है। क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड क्या होगा CrO2Cl2, CrO2Cl2। अगर क्रोमियम का हमने X माना यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होगा -2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक क्लोरीन एटम पे -1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को। टोटल जो स्पीशीज उस पर चार्ज यहाँ पर 0 है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x -4 -2 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल आ रही है +6, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। यही पूछा है हमसे कि क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, दैट इज +6। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज के। तो यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O। यहां पर ये क्या दिया हुआ है Mn डबल बॉन्ड O इन Mn2O7 इज, यानी हमसे संख्या यहां पर पूछी है, नंबर हमसे पूछा है किसका, कि मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ऐसे कितने बॉन्ड Mn2O7 के अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये जेईई में 2022 का क्वेश्चन है। तो Mn2O7 का जो स्ट्रक्चर होता है, Mn2O7 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नीज के बीच में एक ब्रिज्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एवरी मैग्नीज एटम इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम विद डबल बॉन्ड, ठीक है। ये Mn2O7 का स्ट्रक्चर होता है। अब हमसे पूछा है यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O कितने होंगे, कितने यहां पर Mn डबल बॉन्ड O नजर आ रहे हैं बताइए। यहां पर 6 है, यहां पर देखिए ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो टोटल 6 ऐसे बॉन्ड हैं जो कि ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच में डबल बॉन्ड यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है हमें, ऑप्शन 3 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया कि यहां पर 6 जो आंसर है वो दिया हुआ है ऑप्शन 3 के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये गड़बड़ मत कीजिएगा, आप ऑप्शन जो है देखकर और फिर आंसर लगाना है हमें, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली यहां पर Mn और टर्मिनल वाला जो Mn है उसके बीच में बॉन्ड काउंट करके क्या लगा देते हैं, यहां पर 3 लगा देते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, टोटल बॉन्ड काउंट करने हैं और फिर उसके बाद में ऑप्शन देखकर आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is exhibited in Mn2O7। तो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7, यहां पर गिवन जो स्टेटमेंट्स है उनमें से हमें चेक करना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Mn2O7 की। Mn2O7 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मैग्नीज जो एटम्स हैं, दोनों मैग्नीज एटम वो ब्रिज ऑक्सीजन से यहां पर बॉन्डेड होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और एवरी मैग्नीज एटम जो होता है वो 3 ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन ए या स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या बोला गया है, दैट मैग्नीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है।
तो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक मैग्नीज एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर sp3 आएगा। ठीक है, इस वाले मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा, sp3 आएगा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करेगा, यानी ये मैग्नीज एटम इन ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रल शेप बनाते हुए जुड़ा हुआ है, और ये मैग्नीज एटम भी यहाँ पर इन 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रल शेप में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट की, मैग्नीज इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंटेन्स MnO-Mn ब्रिज। तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर मैग्नीज के बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि ब्रिज ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। डी स्टेटमेंट कंटेन्स Mn-Mn बॉन्ड। क्या यहां पर मैग्नीज मैग्नीज आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या नहीं है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर हमसे पूछा है, तो एक तो ए स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और एक सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हमें किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो जस्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर निकल कर आ जाएगा, जेईई में 2023 में पूछा हुआ है। इन द गिवन केमिकल रिएक्शन कलर ऑफ द Fe2+ एंड Fe3+ आयंस आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो काफी फेमस सा ये एक रिएक्शन यहां पर दिया हुआ है। Fe2+ की जब MnO4-, ठीक है, MnO4- मतलब पर मैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम के अंदर जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये Fe2+ जो कि स्टेबल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ के अंदर। ठीक है, तो ये परमैग्नेट आयन जो है उसका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है उसकी रिएक्शन है, और यहां पर Fe+2 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है येलो कलर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रीन से येलो में हो रहा है, और हमसे क्या पूछा है, Fe2+ से Fe3+ जब बना तो कलर जो है वो क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहां पर ग्रीन से येलो में जाएगा, और ग्रीन से येलो में किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4। क्लियर है। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली। ठीक है, जेईई में 2022 क्वेश्चन है ये। अब यहां पर क्या बोला गया है कि पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट में क्या प्रेजेंट है, परमैग्नेट आयन प्रेजेंट है MnO4-। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने, H2O2 के साथ में, और मीडियम क्या लिया, एसिडिक मीडियम लिया। तो आपने हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि H2O2 विद एसिडिक मीडियम, H2O2 इन एसिडिक मीडियम बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इसके साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो MnO4- जो होता है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में MnO4- जो होता है वो +7 से किसके अंदर चला जाता है, Mn2+ के अंदर चला जाता है। किसमें चला जाता है, Mn2+ के अंदर चला जाता है, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये O2 के अंदर H2O, और साथ में क्या बनता है यहाँ पर OH-। ठीक है, सॉरी यहाँ पर OH- नहीं बनेगा, तो ये O2 और H2O बनेगा। तो यहां पर क्या पूछा है हमसे कि द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली। तो यहां पर क्या पूछा है, ऑप्शन में दिया हुआ है Mn2+ बन रहा है क्या, Mn4+ बन रहा है क्या, Mn3+ बन रहा है, या Mn6+ बन रहा है। तो यहां पर Mn2+ बन रहा है। याद रखिएगा बच्चों, यहां पर जब भी परमैग्नेट आयन है और एसिडिक मीडियम है तो परमैग्नेट आयन जो है वो Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो +7 से किस में कन्वर्ट होगा,
+7 से ये कन्वर्ट होता है +2 के अंदर। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर n फैक्टर कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1, ठीक है। और ये जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क पर्पल कलर of KMnO4 disappears in the titration with oxalic acid in acidic medium, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, KMnO4 दिया हुआ है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, दैट इज ये ऑक्जेलेट आयन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, और एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो यहां पर हमने एसिडिक मीडियम डाल दिया। अब ये क्या होता है यहां पर, KMnO4 in acidic medium behaves as a strong oxidizing agent, तो ये C2O4 2- जो है उसके अंदर कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और खुद क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस हो जाएगा, एसिडिक मीडियम है, रिड्यूस होगा तो +7 से किस में जाएगा, +2 के अंदर जाएगा, ठीक है। तो Mn2+ बन जाएगा, और यहां पर से वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन 333 केल्विन पर होती है, कितने पर होती है, 333 केल्विन पर होती है। एक बार जब ये रिएक्शन हीट करने पर स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज ये जो Mn2+ होता है ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करता है, और फिर ये जो रिएक्शन है वो अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में हमें हीट करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद में ये अपने आप रिएक्शन होती है, हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है कि जो डार्क पर्पल कलर सॉल्यूशन था यहाँ पर KMnO4 का, ये सॉल्यूशन क्या था, डार्क पर्पल था, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पर कलरलेस हो गया। तो ये किस कारण से हुआ, द ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो KMnO4 के अंदर था +7, और यहां पर जो है +2 में गया, तो टोटल कितने का चेंज आया, यहाँ पर 5 का चेंज आया है। देखिए आप यहां पर कितने का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंज आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट, इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- ऑक्सीडाइजेज थायोसल्फेट 2, तो यहां पर ये न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि MnO4- यानी परमैग्नेट आयन अगर एसिडिक मीडियम है तो किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर MnO4- है, और अगर न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होगा यहां पर ये फेंटली एल्कलाइन होगा, ठीक है। फेंटली एल्कलाइन अगर होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, MnO2 के अंदर, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर +7 से जाता है +2 में, यहां पर ये +7 से जाता है +4 में, ठीक है। तो यहां पर जब इसकी रिएक्शन MnO4- की रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम के अंदर किससे करवाई जाती है, थायोसल्फेट से करवाई जाती है, H2O3 2- से करवाते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, दैट इज निकालेंगे, यहां पर कितना आएगा, ये निकल कर आएगा यहां पर +2, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट के अंदर +6। तो यहां पर MnO4- जो है परमैग्नेट आयन, वो H2O3 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और खुद किसके अंदर चला जा रहा है, MnO2 के अंदर +4 के अंदर। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। तो हमसे क्या पूछा है कि अगर न्यूट्रल या एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो थायोसल्फेट जो है वो, मतलब परमैग्नेट जो है वो थायोसल्फेट को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये सल्फेट के अंदर इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब की बार क्या पूछा है, यहां पर मैग्नेट सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है, परमैग्नेट नहीं है। अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, the spin only magnetic moment value of the product having manganese in higher oxidation state is, अब यहां पर क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मैग्नीज के 2 स्पीशीज बनेंगे, उसमें से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसका हमें क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है।
तो यहाँ पर मैग्नेट दिया हुआ है, मैग्नेट क्या होता है MnO4 2-, ठीक है, MnO4 2-, और ये दिया हुआ है एसिडिफाइड सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेट आयन होता है उसमें जब हम कंसंट्रेटेड कोई एसिड मिलाते हैं, जैसे H2SO4 मिलाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है पर मैग्नेट के अंदर, ठीक है, पर मैग्नेट आयन के अंदर, और यहां पर MnO2 भी बनाता है, ठीक है, MnO2 भी बनाता है, और साथ में यहां पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में भी जिसमें मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, प्रोडक्ट में मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगी, तो यहां पर +7 है, यहां पर +4 है, तो आप जानते हैं कि +7 ज्यादा हायर है यहां पर, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के अंदर क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2, ठीक है। तो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। Mn+7 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mn+7 बन जाएगा, ठीक है। Mn+7 के अंदर आर्गन 3d0 4s0, यानी कोई भी यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो n की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 0, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन है, MnO4- है, जिसमें मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब वहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, और वैल्यू क्या आएगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की 0 निकल कर आ रही है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और देख पा रहे हैं जेईई मेन 2022 में क्वेश्चन पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ठीक है, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नेट आयन प्रेजेंट होगा MnO4-, इसकी रिएक्शन जब हम H2O2 के साथ में करवाते हैं और बेसिक मीडियम होता है तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 प्लस O2 प्लस H2O, और बेसिक मीडियम है तो क्या आ जाएगा OH-, ठीक है। तो यहां पर H2O2 जो होता है वो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर शो करता है। किसका बिहेवियर शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर शो करता है। तो यहां पर MnO4- जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 के अंदर, बिकॉज ये क्या होगा, फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, और ये इसको MnO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखने की बात क्या है कि हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट में मैग्नीज जो है वो MnO2 के फॉर्म में है, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, X + 2 × -2 = 0, तो X की जो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है मैग्नीज की दैट इज +4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर +4, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन आपको हाइड्रोजन चैप्टर में भी मिल जाएगी, और ये रिएक्शन आप वहां पर देखेंगे तो H2O2 इन बेसिक मीडियम बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा MnO2 के अंदर, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों में रिएक्शन होगी और ये MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर सब टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज लेंथेनाइड्स एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर बेस्ड ये सब टॉपिक है, जिसपे ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द f ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रेस्पेक्टिवली इन लेंथेनाइड आयंस, और लेंथेनाइड आयंस जो है वो हमें यहाँ ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, पहले तो हम लिखते हैं कि लेंथेनाइड जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। लेंथेनाइड कौन कौन से होते हैं, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम,
डाइस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थुलियम, यटर्बियम एंड लुटेटियम। ठीक है, अब यहां पूछा है कि आयंस के हम फॉर्म के अंदर किसमें हाफ फील्ड और किसमें कंप्लीटली फील्ड होगा, तो हमें पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। तो सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज, यहां पर क्या होगा, ये 6 पीरियड का एलिमेंट है तो 6s प्रेजेंट होगा, 4f प्रेजेंट होगा और 5d प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। सीरियम जो होता है उसके अंदर होता है s2, ठीक है, देन f1 एंड d1। ठीक है, s2 f1 d1 होता है। प्रेसोडाइमियम के अंदर क्या हो जाता है, s2 एंड f3 हो जाता है। यहां पर d में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। अब यहां पर क्या होगा, f4 हो जाएगा, यहां पर f5 हो जाएगा, यहां पर f6 हो जाएगा, यूरोपियम में f7 हो जाएगा, गैडोलिनियम में क्या हो जाएगा, f7 और d1 हो जाएगा, बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी सब में यहां पर s2 आप लिख सकते हैं। देन यहां पर क्या आएगा, f9 आएगा। ठीक है, क्योंकि f8 यहां पर आना चाहिए था, f8 नहीं आया, f9 आ गया। देन f10, देन f11, देन f12, f13, f14 और यहां पर आ जाएगा f14 d1। ठीक है, अब देखिएगा हमें यहां पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है यूरोपियम 2+ एंड थुलियम 2+। यूरोपियम 2+ जब बनेगा तो यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, s2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकलेंगे, s2 के निकलेंगे। s2 के अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f7 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यूरोपियम 2+ जब बनाएंगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जेनन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर से निकाल दिए तो क्या बचा, यहां पर बचा 4f7। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम चेक करते हैं थुलियम को। थुलियम में +2 दिया हुआ है। थुलियम +2 जब बनाएंगे तो यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन और f में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो +2 अगर बनाएंगे तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थुलियम +2 जो है उसके अंदर तो हाफ फील्ड भी नहीं आ रहा है और कंप्लीटली फील्ड भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, समेरियम +2 और थुलियम +3। समेरियम +2 में s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर से निकालेंगे तो f6 बचेगा। इसका मतलब ये भी जो है हाफ फील्ड नहीं है। और थुलियम जो है +3 अगर होगा तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकाले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है f में से निकाला जाएगा, तो ये f12 बचेगा। तो ये भी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को। यहां पर दिया हुआ है टर्बियम +4। अब टर्बियम +4 होगा तो यहां पर क्या होगा, s2 f9 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले s2 में से, s में से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे f में से, तो यहां पर ही क्या बच जाएगा, टर्बियम +4 में कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जेनन 4f7। ठीक है, तो ये भी हाफ फील्ड आ रहा है, तो ये तो हाफ फील्ड हो गया। यटर्बियम +2 जो है उसके अंदर s में से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, तो ये भी फुली फिल्ड आ रहा है। तो इन आयंस के अंदर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डाइस्प्रोसियम में क्या होगा, s2f10 +3 बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर से रिमूव होंगे, s में से 1 इलेक्ट्रॉन f में से रिमूव होगा, तो f9 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये भी यहां पर हाफ फील्ड नहीं होगा। यटर्बियम 3+ की अगर हम बात करें तो अगर यटर्बियम में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो f में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और f में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो f13 बचेगा, तो ये भी फुली फिल्ड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियम +2 आयन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है कि यूरोपियम 2+ जो है उसके अंदर उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन की। यूरोपियम लेंथेनाइड एलिमेंट है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज जेनन 6s2
4f7 क्या होता है 6s2 4f7, क्योंकि यहां पर जो यूरोपियम है उसके बाद में क्या आएगा गैडोलिनियम, गैडोलिनियम में होता है 6s2 4f7 और 5d1, वहां पर d के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो यूरोपियम में यहां पर 6s2 4f7 है। अब क्या पूछा है हमें, यूरोपियम 2+ बनाया हमने, यूरोपियम 2+ बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल में से निकालेंगे। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा 6s होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा ज़ेनन 4f7, ठीक है। क्या बचेगा ज़ेनन 4f7। तो यहां पर एक स्टेटमेंट बोला है कि यूरोपियम 2+ आयन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट वो क्या होगा 4f7 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अब यहां पर ये स्टेटमेंट क्यों बोला है इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया है। बिकॉज जो लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड जो होते हैं उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3, ठीक है। तो ये यूरोपियम +2 जो होगा वो +3 में जाएगा, और +3 में अगर जाएगा तो ये इसका क्या हो रहा है खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर देगा, जो भी इसके साथ में रिएक्ट करेगा उसको रिड्यूस कर देगा। इसलिए क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिकॉज ये +2 से +3 में जाना चाहेगा। और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4f7, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर जो हमें आयंस दिए हुए हैं दैट इज समैरियम 2+, Ce2+, C+4 एंड टर्बियम 4+। और ये जेईई में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे होगा, हमसे पूछा है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लेंथेनाइड्स है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो इनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, लेंथेनाइड्स का, ठीक है। लेंथेनाइड्स का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अब कुछ जो यहां पर एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और कुछ जो है यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर पाते हैं। अब जो +2 में होंगे, जो +2 में होंगे वो भी +3 में आना चाहेंगे, जो +4 में होंगे वो भी +3 में आना चाहेंगे। जो +2 में होगा अगर वो +3 में आएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जो +4 में होगा वो +3 में अगर आएगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और हमसे क्या पूछा है कि कौन इनमें से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो कौन कौन होगा, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर Ce+4 और टर्बियम +4 ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Ce2+ और समैरियम 2+ यहां पर होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन कौन कौन से हो गए, सी और डी यहां पर राइट है, और सी एंड डी हमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 के अंदर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए लेंथेनाइड की, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जिसमें स्टेटमेंट 1 में बोला गया है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर Ce4+ टू Ce3+ is +1.74 वोल्ट, एंड स्टेटमेंट 2 बोला गया है सीरियम इज मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेक करते हैं यहां पर Ce+4 और Ce+3, Ce+4 एंड Ce+3। अभी मैंने आपको बताया है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनका, या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज +3। तो +4 जो होगा वो +3 में जाना चाहेगा,
+4 जो होगा वो +3 में जाना चाहेगा, तो स्टेबल कौन ज्यादा हुआ? +3 ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर Ce+4 जो है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जबकि Ce+3 जो है उसके अंदर क्या आएगा? Xenon 4f1 आएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा स्टेबल कौन है? Ce+3 है। तो वो किस कारण से है? बिकॉज यहां पर जो स्टेटमेंट 1 गिवन है दैट इज Ce4+ से Ce3+ में जो हाफ सेल रिएक्शन यहां पर दी हुई है और उसमें जो E0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1.74, और ये करेक्ट है। इसी कारण से ये क्या होता है? इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कि सीरियम इज मोर स्टेबल इन Ce4+, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज Ce3+ ज्यादा स्टेबल स्टेट है एज कंपेयर टू Ce4+। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और Ce4+ जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज वो रिड्यूस होकर किसमें जाना चाहेगा? Ce+3 में। ठीक है, तो यहां पर हमें फर्स्ट करेक्ट मिला है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिला है। तो यहां पर किसमें दिया हुआ है? में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन। The pair of lanthanides in which both elements have high third ionization energy, high third ionization energy यहां पर हमसे पूछा है। किसके लिए पूछा है? लैंथेनाइड्स के लिए पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे? यहां पर लैंथेनाइड्स जो है उनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, लैंथेनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पहले लैंथेनाइड्स लिखेंगे, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, प्रोमीथियम, यूरोपियम, डायस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थुलियम, यटर्बियम और लुटेटियम। ये सभी क्या है? लैंथेनाइड से। इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो यहां हो जाएगा S2। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मैं लिख देता हूं। यहां पर आता है हमारा, क्योंकि 6th पीरियड है तो 6s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर 4f में जाएंगे और 5d में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया S2। S2 के बाद में यहां पर होगा F1 और D1। ठीक है, प्रेसोडाइमियम यहां पर क्या हो जाता है? S2 F3। यहां पर 2 प्रेजेंट नहीं होता है, F में 2 नहीं प्रेजेंट होता है लैंथेनाइड के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब नियोडाइमियम में अंदर क्या हो जाएगा? यहां पर S2 कॉमन होगा, F4 हो जाएगा, फिर यहां F5 हो जाएगा, यहां पर F6 हो जाएगा, F7, यहां पर F7 D1 हो जाएगा, यहां पर F9 हो जाएगा, देन F10, F11, F12, F13, F14 और यहां पर लास्ट में F14 और D1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी? गिवन जो यहां पर होंगे उनमें थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा होगी। किसके अंदर होगी? जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? कि जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होगा, चाहे वो हाफ फील्ड हो चाहे वो फुल फील्ड हो, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं कि किसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो यहां पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है यूरोपियम और गैडोलिनियम। यूरोपियम जो है उसके अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या मिला? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिला। तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो यूरोपियम तो यहां पर जो है ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन होगी। गैडोलिनियम की अगर हम बात करें, गैडोलिनियम के अंदर क्या होगा? S2 कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा? F7 और D1 बचेगा। ठीक है, F7 और D1 बचेगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो D से निकाला जाएगा। तो यहां पर तो इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आएगी। तो गैडोलिनियम जो है उसके लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा हाई नहीं होगी जितनी कि यूरोपियम के केस में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियम और यटर्बियम। यूरोपियम अभी हमने चेक किया है, यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, तो ये तो करेक्ट है। यटर्बियम चेक करते हैं, यटर्बियम में क्या होगा?
यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में f में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जो कि स्टेबल है, स्टेबल होगा तो यहां पर भी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हाई होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। लुटेटियम, लुटेटियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, s से निकालूंगा, फिर क्या बचेगा, D1 बचेगा, तो यहां पर इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी एज कंपेयर टू यटर्बियम। ठीक है, तो यटर्बियम जो है वो तो अभी हमने चेक किया है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, बट लुटेटियम में इतना ज्यादा हाई नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट डायस्प्रोसियम और गैडोलिनियम, गैडोलिनियम अभी हमने चेक किया था कि यहां पर D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में, तो इतना ज्यादा हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं मिलेगा। और डायस्प्रोसियम भी हम चेक करें तो डायस्प्रोसियम में s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में F10 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जो कि इतना स्टेबल नहीं है, तो यहां पर भी हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। तो हमने चेक भी कर लिया है, हमारा जो आंसर है यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपको याद होगा तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनोइड्स आर शोन बाय, तो यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर पाते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि क्या बर्केलियम और कैलिफोर्नियम शो करते हैं, क्या नेपच्यूनियम या प्लूटोनियम शो करते हैं, क्या एक्टिनियम और थोरियम शो करते हैं, या नोबेलियम या लोरेंशियम शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक तो हो गया हमारा एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद वाले जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं। ठीक है, थोरियम के बाद में प्रोटेक्टेनियम, देन यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, देन अमरीशियम, देन क्यूरियम, देन बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेंशियम, ये सभी एलिमेंट जो है यहाँ पर एक्टिनाइड एलिमेंट्स है। अब अगर हम बात करें एक्टिनियम की, तो एक्टिनियम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 7s, 5s, 5f और 6d में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक्टिनियम में, s2, f0 एंड d1। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। थोरियम के अंदर कितने हो जाएंगे, d के अंदर 2 हो जाएंगे, f के अंदर 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितना शो कर पाता है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। थोरियम ओनली एंड ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेनियम की, तो इनके लिए जो यहाँ पर एक्टिनाइड होते हैं इनकी भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, तो +3 तो जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेनियम भी शो करता है, यूरेनियम भी शो करता है, नेपच्यूनियम भी शो करता है। ठीक है, सभी जो है +3 शो कर पाते हैं, सभी +3 शो कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेनियम की, तो प्रोटेक्टेनियम जो है वो +3 शो कर पाएगा, +4 शो कर पाएगा और +5 शो कर पाएगा, बिकॉज इसके पास में टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 ही है, तो मैक्सिमम 5 कर पाएगा। यूरेनियम की हम बात करें, यूरेनियम +3, +4, +5 और +6, क्योंकि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये केवल +6 तक ही मैक्सिमम शो कर पाएगा। नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम +7 तक शो कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्लूटोनियम जो है वो भी +7 तक मैक्सिमम शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। देन अमरीशियम, अमरीशियम जो होता है वो +6 तक मैक्सिमम शो कर सकता है। ठीक है, देन +3, +4, ठीक है, +3, +4। तो हमसे यहां पर पूछा है कि कौन से ऐसे एक्टिनोइड्स हैं जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो यहां पर नेपच्यूनियम जो है वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और प्लूटोनियम भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो मैक्सिमम किसके केस में आ गया है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम के केस में, बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए यहां पर। और अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अटेम्प्ट करना है तो आप ये याद रख सकते हैं कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, दैट इज +7। ठीक है, लेकिन +7 वाले जो इनके कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल कंपाउंड किसका होता है, यूरेनियम का, दैट इज UF6। ठीक है,
UF6 जो होता है वो स्टेबल कंपाउंड है, तो जो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो असर्शन बोला गया है साइज ऑफ बर्केलियम 3+ आयन इज लेस देन नेपच्यूनियम 3+ आयन, और रीजन दिया हुआ है द अबव इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनके अगर ट्राइवेलेंट कैटायन की हम बात करें, एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनके ट्राइवेलेंट कैटायन की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, बर्केलियम के बाद में साइज ऑफ बर्केलियम आयन इज लेस देन नेपच्यूनियम। ठीक है, तो थोरियम के बाद में कौन आएगा, प्रोटेक्टेनियम, देन उसके बाद में यूरेनियम 3+, देन नेपच्यूनियम 3+, देन प्लूटोनियम 3+, देन अमरीशियम 3+, देन क्यूरियम 3+, देन बर्केलियम 3+। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घटेगी, तो बर्केलियम 3+ की जो साइज होगी वो नेपच्यूनियम 3+ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ए जो है या असर्शन जो है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। असर्शन यहां पर करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें रीजन की, तो ये किस कंसिक्वेंस के कारण होता है, ये होता है एक्टिनोइड या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किसके कारण होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। 5f के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनका वीक शील्डिंग होने के कारण यहां पर जो साइज होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए यहां पर रेगुलर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है ट्राइवेलेंट कैटायंस के अंदर। तो यहां पे लेंथेनॉइड दिया हुआ है, रीजन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो असर्शन यहां पर करेक्ट है, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है PYQ के, ये आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा, फिर आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये उड़ान सीरीज जो है उसके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं तो यहां पर यही बोलना चाहूंगा कि अगर मंजिल को है पाना तो पीछे नहीं मुड़ना है, अगर मंजिल को है पाना तो पीछे नहीं मुड़ना है। ठीक है, और कामयाबी के आसमान में अभी हमें और उड़ना है। और इसी के साथ में मैं यहां पर इसको एंड करता हूं। आप जो है क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस आपको जो है वो डेवलप होने लगेगा, क्वेश्चन जो है उसमें जो सिली मिस्टेक्स होती है वो नहीं होगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बच्चों।